तैयार हो सब? हाँ भैया। तैयार ही रहो। देखो, इंदिरा गांधी को आईजी लिख दूं? इंस्टाग्राम में कहते हैं। तो यहाँ पे आईजी लिख रहा हूँ मैं। तो अमेंडमेंट की बात करते हैं। पहले इंदिरा गांधी ने, जैसे लास्ट क्लास में भी देखा था, कितने अमेंडमेंट किए थे, बहुत सारे अमेंडमेंट है। 24 से स्टार्ट होता है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, फिर उसके बाद 33, 34, चल मतलब लंबी कहानी है। और वहीं से तुम्हारी बुक हो जाएगी बिल्कुल। तो हर चीज़ को अच्छी तरह सुनना। बात चल रही थी किसकी? 24th अमेंडमेंट की। 24th अमेंडमेंट में जो बैकग्राउंड स्टडी थी, इंदिरा गांधी ने समझ लिया था, क्या समझ लिया था कि जिस तरह से मैंने बताया था कि आर्टिकल, इससे पहले गोलकनाथ का केस था, और गोलकनाथ केस 1960 का था, पढ़ चुके हैं। 500 एकड़ से रिलेटेड केस था, और उस केस से रिगार्डिंग सब कुछ गया, पिटीशन गया, सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। और इंदिरा गांधी जब केस डालती थी उससे पहले वो क्या करती थी? अमेंड। पहले तो ये बात समझ लो, 24th अमेंडमेंट का मतलब ये है कि पहले से यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। लिखा तो पहले से ही हुआ है, और लिखा हुआ क्या था? आर्टिकल नंबर 13 और 368 के बारे में। ये कहाँ लिखा हुआ था? 24th पॉइंट पे। ये 24th अमेंडमेंट किया। और क्या बात लिखी हुई थी? पहले क्या लिखा हुआ था? जो पहले लिखा हुआ है मैं उसे लिखूंगा ब्लैक से, और जो इंदिरा गांधी ने किया उसे मैं ग्रीन से लिखता हूँ। पहले एक बात ये थी कि आर्टिकल नंबर 13, और दोबारा जल्दी से देख लो, आर्टिकल 368। 368 जब कभी भी आर्टिकल, यानी 368 जब कभी भी फंडामेंटल राइट्स को के ऊपर या उसे छीनने की कोशिश करेगी, तो आर्टिकल 13 एज एन शैडो से बचाएगी। ये बात यानी 1 to 1 रिलेशन है। अगर तुम फंडामेंटल राइट्स में 19A से लेके फंडामेंटल राइट्स में अच्छा खासा 19F तक देखने को मिल जाता है, और F तो वो है राइट टू प्रॉपर्टी। इसके बाद एक नेक्स्ट भी है प्रोफेशन वाला। इनमें से अगर कोई सी भी चीज़, अगर आर्टिकल 368 किसके लिए? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट का मतलब सबको पता है क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा प्रेसिडेंट। अगर इंदिरा गांधी कभी भी, अगर ऐसा, इंदिरा गांधी नहीं, अगर पार्लियामेंट अगर कभी भी फंडामेंटल राइट्स के किसी भी पार्ट को छेड़ेगी तो आर्टिकल नंबर 13 उसे प्रोटेक्ट कर लेगी। ये बात पहले से लिखी हुई थी, और इंदिरा गांधी ने क्या करा? अमेंड किया। अब ये इंदिरा गांधी अमेंड कर रही है। इंदिरा गांधी ने क्या अमेंड किया? बताओ क्या क्या ऐड किया? आर्टिकल 13 में एक 4 क्लॉज ऐड कर दिया, और 368 में C ऐड कर दिया। और दोनों में क्या लिख दिया? आर्टिकल 13 में लिख दिया मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, और 368 में लिख दिया मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। केशव नंदा भारती केस जिसे हम कहते हैं, ये केस में 3 आर्टिकल, 3 अमेंडमेंट काम करेगी। आर्टिकल नहीं, 3 अमेंडमेंट। एक अमेंडमेंट 24th करेगी, एक अमेंडमेंट 25th करेगी, एक अमेंडमेंट 29th करेगी। तो ऐसा नहीं है तुमने एक जगह ही लपेट के साइड कर दिया, हो गया केशव नंदा भारती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पोल साइंस है, थोड़ी डीप में है। अब चलते हैं, इतनी कहानी तो सबको पता थी। अब साथ ही साथ इंदिरा गांधी को बैंक नेशनलाइज भी करवाना था, और बैंक नेशनलाइज करवाने का मतलब है कि तुम बैंक के लिए अच्छा खासा पूरा अपना जतरा तैयार करो। जैसे इसमें पहले बैकग्राउंड रचा, इसके ऊपर गेम खेल दिया था ना गेम। अब आते हैं हमारे पास 25th अमेंडमेंट। 25th अमेंडमेंट इंदिरा गांधी का, ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट है। इसके अंदर जिस आर्टिकल के रिगार्डिंग बात की गई थी वो देखते हैं। आर्टिकल नंबर 31 का 1, और आर्टिकल नंबर 31(1)(31)(2), ये ध्यान रखना। सॉरी 1 2 नहीं, ये भी लिख लो। ये बात पहले से लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है कि 31(1) में, और 31A में, और 31B में, तीनों को मैं बता देता हूँ एक साथ। गवर्नमेंट कभी भी कोई सी भी ज़मीन अगर सरकार को लेनी है तो सरकार उसके लिए पहले एक कानून बनाएगी। ऐसे नहीं मुझे तुम्हारी ज़मीन पसंद आ गई मेरे को दे दो, ऐसे नहीं। एक पूरा प्रॉपर कानून बनेगा। तो पहले एक लॉ होगा, एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए। उस लॉ के अकॉर्डिंग, चाहे वो स्टेट लॉ हो या वो सेंट्रल लॉ हो। जैसे कि केरल का केस था, केरल में अगर ज़मीन लेना हो, या पंजाब का केस था गोलकनाथ का, जिस भी केस में होगा पहले उसको लेके एक रिफॉर्म एक्ट बनाया जाएगा। बिल से एक्ट बनता है, सबको पता है। अगर स्टेट लेवल पे बिल से एक्ट बनाना हो तो तुम्हें पता है कहाँ से पास करवाना है? लेजिस्लेटिव असेंबली से, विधानसभा से। और स्टेट में दोनों होते हैं, विधानसभा भी होती है और क्या होता है? विधान परिषद। पर ये जरूरी नहीं है विधान परिषद हर जगह हो।
हर जगह तो नहीं होता विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल हर जगह नहीं है। जहाँ सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली हो उसे यूनिकैमरल कहते हैं, और जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो, उसे बाईकैमरल कहते हैं। और ये स्टेट के ऊपर डिपेंड होता है कि वो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करे। जम्मू कश्मीर कितना खतरनाक है। जम्मू कश्मीर को समझने के लिए एक और समझ चाहिए, उसके ऊपर भी 10 समझ और है। 370 आर्टिकल से उसे स्पेशल दर्जा देके बिल्कुल साइड कर रखा है। अब वहाँ यूनिकैमरल सही रहेगा कि बाईकैमरल? अरे बाईकैमरल चाहिए वहाँ। एमएलए तो तुम्हारे बैठे हैं, कई बार एमएलए को बात नहीं समझ आती, मोटा दिमाग बैठ जाता है, तब एमएलसी चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो समझाते हैं ठीक है ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा कर दो, ठीक है, वो भी समझाते हैं। और एमएलसी के चुनाव हम सब नहीं करते, उनको ग्रेजुएट जो होते हैं वो और स्कूल के टीचर्स ये वोट देके एमएलसी चुनते हैं। जैसे राज्यसभा के एमपी चुने जाते हैं ना, और लोकसभा के अलग है, लोकसभा यानी लोगों की, और राज्यसभा का अलग ही सीन होता है। प्रेसिडेंट 12 भेज सकता है, पहले तो लोकसभा में भेज सकता था, 2 अब नहीं भेज सकता 2020 के बाद। इस तरह का पूरा सिस्टम है। तो जैसे बिहार है, बिहार में तुम्हें पता है जेपी नारायण की गवर्नमेंट बड़ी खतरनाक, और वहाँ का तो पहले से सीन बड़ा उलझा हुआ था। तो सोचा नहीं ये ऐसी जगह है, यहाँ तो बाईकैमरल लगा ही दो, या तो यूनी से काम दंगे हर दूसरे दिन, बाईकैमरल करो इसे। ऐसे आंध्र प्रदेश बाईकैमरल करो, 8 ऐसे से हैं जो बाईकैमरल है, वो तुम खुद देख लेना, इतना टाइम नहीं है कि वो सब समझाऊं मैं। बाईकैमरल का मतलब जहाँ दोनों चीज़ों, यूनिकैमरल सब है। और कुछ ऐसी जगह थी जो कि इंडिया के बिल्कुल बस से बाहर थी। इंडिया के बस से बाहर वैसे नहीं जो समझ ही नहीं आता था। जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट पे चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट को जितना तुम समझोगे उतना ही तुम अंदर जाओगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा, किताब बंद करके साइड में कर दोगे। असम, असम या असम पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट पहले असम के अंदर था, पूरा असम। असम के बाद उनके अंदर 2 चीज़ थी, मणिपुर और त्रिपुरा, जो कि उस समय की यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, यूटी, बाद में स्टेट बन गए। और कई बार एक और चीज़ आती है, स्टेट विद इन अ स्टेट, एक स्टेट के अंदर एक और स्टेट, इसे मेघालय कहते हैं। सबको अलग अलग दर्जा मिल रखा था, सिर्फ असम सबसे बड़ा। और असम के बाद अगर हम बात करें तो सेकंड कौन सा है हमारे पास, इसका फ़ोन आ गया। असम के बाद जो सेकंड वाला अगर बात करें वो है नेफा। नेफा जानते होगे तुम, नेफा किसका पुराना नाम है? अरुणाचल का, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसीज, ठीक है, एजेंसी, यानी नेफा अरुणाचल है। ये बात समझ आ गई तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह, नेफा अरुणाचल है। अच्छी तरह से समझना, नहीं तो तब तुम्हें बिल्कुल सही स्टूडेंट बनोगे तुम। नेफा अरुणाचल है, इस तरफ असम पूरा है, पूरा असम है, और उस असम के अंदर मणिपुर और त्रिपुरा है, मणिपुर और त्रिपुरा उसके अंदर है, और मेघालय उसी के अंदर है, असम के अंदर। स्टेट विद इन स्टेट की वो लेके बैठा हुआ है, सब जगह लगी हुई है, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी अलग बनना है। 1970s का दौर है। और तुम्हें एक बात पता है, सिक्किम अभी नहीं है, तुमने देखा भी कहीं सिक्किम? सिक्किम कभी तुम्हें दिखेगा भी नहीं। सिक्किम की बात शुरू हुई है 1974 में। 74 से पहले सिक्किम तुम्हें इंडिया के मैप में ही नहीं दिखेगा। वो आके जुड़ा था किन किन बिहाफ पे लेके? पहली बात तो सिक्किम ने ये कहा कि ठीक है, मैं इंडिया के हम एक तरह से जुड़ सकते हैं मतलब वो पहले से ही था इंडिया का पार्ट, जब सरदार पटेल ने कंबाइन किया था। पर 3-4 कंट्रोल सिर्फ इंडिया को दे रखा था सिक्किम के रिगार्डिंग। सिक्किम के रिगार्डिंग इंडिया क्या क्या कर सकती है? पहली बात ये, मिलिट्री का वहाँ थोड़ा बहुत कर सकती है, मिलिट्री कंट्रोल इनके पास था। इंटरनेशनल एजेंडा इंडिया सेट करेगी सिक्किम का, और 1-2 बातें और, बस इससे ज़्यादा सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं है। वो तो 1974 में इंदिरा गांधी की वजह से सिक्किम इंडिया का पार्ट बना, नहीं तो सिक्किम नहीं देख सकते थे तुम इंडिया का। अब इंदिरा गांधी ने क्या क्या गेम रचा वो समझना है। इसी तरह से लेके ये देखो, मैंने तुम्हें पूरे दर्शन करवा दिया पूरे इंडिया का, क्या क्या सीन, कहाँ कहाँ क्या क्या है। ऐसा माहौल था। ऐसे माहौल में कुछ तो गुजरात से इंदिरा गांधी को दबा दिया गया था, मोरारजी देसाई, आगे देखना। कुछ बिहार से दबा दिया जाएगा, जेपी नारायण खतरनाक है बिल्कुल, वहाँ से दब गए। तीसरी जगह अगर हम बात करें तो जॉर्ज फर्नांडिस, रेलवे स्ट्राइक है, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है 12th में, तुम्हारे पास तो एक पेज है रेलवे स्ट्राइक का। रेलवे स्ट्राइक से भी दबाया जा रहा था, 3 जगह से इंदिरा गांधी को दबाया जा रहा था। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे हालात थे कि इंदिरा गांधी साथ ही साथ यहाँ पे भी अमेंडमेंट करवाई जा रही थी, और इसीलिए ऐसी औरत को सैल्यूट है क्योंकि इतना सारा प्रेशर हैंडल कर रही है। इंदिरा गांधी जब फंस गई थी बिल्कुल बुरी तरह, तो निकलने का एक ही तरीका था इंदिरा गांधी के पास। जब कोई भी सरकार कभी भी फंसती है ना, एक ही तरीका होता है निकलने का, देशभक्ति की बात कर दो। इंदिरा गांधी ने भी अपने मास्टर स्ट्रोक खेले थे। पहला तो ये था पोखरान टेस्ट। पोखरान टेस्ट, पहला टेस्ट जो था वो इंदिरा गांधी के टाइम पे होता, 1974 में सही दाव पे सही इक्के का पत्ता निकाल के फेंक दिया। सारे कोने चित जितने भी खड़े थे सब वही तालियां मार रहे हैं जो अगेंस्ट खड़े थे।
1966 से देखो, पोखरान टेस्ट तुमने आई थिंक थोड़ा बहुत जानते हो तुम। नेहरू को 1944 से ये बात पता थी कि मुझे अच्छी तरह से पता है आगे जाके कुछ बवाल होगा। क्या बवाल होगा? सब न्यूक्लियर प्रोलिफरेट, यानी अच्छी तरह से जिनके पास न्यूक्लियर हथियार है वो सब हो रहे थे। कौन कौन है इसमें तुम्हें पता है? ब्रिटेन था, है ना, इंग्लैंड था। ब्रिटेन इंग्लैंड तो एक ही बात हो गया। फ्रांस हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, ये 4 थे। रशिया ने ठीक 1966 से कुछ साल पहले अपने आप को दर्ज करवा दिया कि हम भी जो है, ऐसा मत समझो हम भी न्यूक्लियर प्रोलिफरेट कंट्री है जिनके पास न्यूक्लियर हथियार है। और तुम्हें पता है एक कंट्रीज ने सबने मिलके 1966 को एक बेंचमार्क सेट कर दिया। 1966 से पहले जिसने न्यूक्लियर वाला टेस्ट कर लिया वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेट कंट्री बन गई। ये 5 है, हम इनको न्यूक्लियर का सब कुछ था। और हमारे इंडिया में क्या चल रहा था उस समय तुम्हें पता है? नेहरू ने उस समय पे, समझ लो, बाद में देख लेना, कुछ नहीं आएगा नहीं तो बाद में समझ। नेहरू 1944 में नेहरू ने पहले से डिसाइड कर रखा था, नेहरू जी बोल दो या फिर पहले से डिसाइड कर रखा था कि न्यूक्लियर को लेके हमें कुछ करना चाहिए। और इसके लिए वन ऑफ द फेमस, जिसे कहते हैं साइंटिस्ट, डॉक्टर होमी बाबा जहांगीर, या डॉक्टर जहांगीर होमी बाबा, नाम जानते हो सब इसका, है ना। इसको ट्रेंड किया गया था इसलिए कि न्यूक्लियर पे काम करो, और न्यूक्लियर पे बहुत सही से काम हो रहा था। कई जगह तुम सोर्सेज में पढ़ोगे, शास्त्री की जो डेथ हुई थी उसको पहले से ही शास्त्री जी को मार के प्लेन के अंदर डाल के उड़ा दिया। ताशकंद से आते हुए है ना वो प्लेन में, और ये प्लेन में ही हो रहे हैं सारे काम। और 1966 से ठीक थोड़ी टाइम पहले शास्त्री एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो कभी मानता ही नहीं था, मर जाऊंगा कट जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं, इस तरह का नेचर और स्वभाव। जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है शास्त्री के ऊपर वो यही मानते हैं कि शास्त्री झुकने वालों में से कभी भी नहीं था। और तुम्हें लगता है वो जाके ताशकंद में बात एकदम से बुलाया गया था कि चलो एग्रीमेंट करते हैं, वहाँ एग्रीमेंट हो रहा है, शास्त्री मान गया? नहीं, वहाँ कुछ ऐसा हुआ होगा। कुछ सोर्सेज हैं जो कि ये कहते हैं कि मार के अंदर डाल के रखा गया। ठीक उसी समय 1964 के आसपास और 1965 के आसपास होमी बाबा ऊपर उड़ते हैं, अमेरिका के ऊपर फट जाते हैं। एल्प्स पहाड़ी है वहाँ खत्म। अब ये भी नहीं समझ आया दोनों। और कुछ जब पढ़ के देखना होमी बाबा को, देखना किस तरह से जहर दिया गया था। कुछ कहते हैं जहर से मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि सबको अच्छी तरह से पता था अगर इंडिया गलती से भी 1966 से पहले ठीक अगर न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता, बवाल हो जाता। न्यूक्लियर टेस्ट करते के साथ इंडिया भी आ जाता उस रेस में। और न्यूक्लियर कितना वो है तुम्हें पता ही है। ये बात नेहरू को अच्छी तरह से पता थी। बाद में इंदिरा गांधी ने, रमन राव ऐसे कुछ नाम है, उसको बुलाया और कहा कि तुम काम करो, अब मेरे पास कोई हथियार नहीं है, एक बस ये दाव पे चल दो, ये सारे तालियां बजाने लग जाएंगे, मेरा गेम बिल्कुल सेट हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा दिमाग, सही करा, सही तरह टेस्ट हुआ। 1974 पोखरान में टेस्ट हुआ, राजस्थान के उस पार्ट में। और उसका क्या आया क्या नहीं आया, सबने तालियां मारनी शुरू कर दी, वाह, है ना। नेहरू जी के सपने को साकार किया बिटिया ने और कर दिया। इंदिरा गांधी ने उस काम को किया और सब तालियां, बाहर तालियां चल रही, इधर तालियां उधर तालियां, सब जगह, कि जो काम कईयों से नहीं हो पाया वो इसने कर दिया। तो ये तो चाल थी ना, तगड़े वाली चाल, क्या कैसे हिम्मत भी कह सकते हैं हम। अब आओ इस तरह से समझ रहे हो ना, सब कुछ समझते रहना, कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उड़ के आएगा। 31(1) में ये बात रखी गई कि कानून बना के तुम जमीन को छीन सकते हो, नहीं तो नहीं। और जब कभी भी सरकार ठीक ऐसा करती है तो सरकार उसके बेस पे कंपेंसेशन देगी। कंपेंसेशन का मतलब मुआवजा, भाई मुआवजा देगी गवर्नमेंट। सही बात है, इंदिरा गांधी ने इसको देखा, ये पहले से लिखा हुआ है। ये अमेंडमेंट नेहरू ने करवाए हैं। नेहरू को जब संविधान की किताब लिख दी, नेहरू को लगा कुछ कुछ गलतियां हो रखी है, फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, ये नेहरू ने लिखा हुआ है। कुछ कुछ हो जाती है ना गलती, जब तुम नोट्स बनाते हो कुछ रह गया तो तुमने कर दिया, ये भी है ये भी है। इंदिरा गांधी उन्हीं की बेटी, वही ऐसे कैसे, चलो पापा जी की कुछ किताबों को और अच्छे से देखते हैं। इंदिरा गांधी ने लिख दिया, ठीक है तुम जो कहते हो सही बात है, 31 और 2 में ऐड करवा दिया, कंपेंसेशन हटा के अमाउंट लिख दो। समझ रहे हो आप किसकी नींव रख रही है वो? ये है बैंक की नींव। देखना कैसे घुमा के मारेगी। पहले दाव तो मैंने दिखा दिया तुम्हें, ठीक है। ऐसे दाव सीखना है, ऐसे नहीं बोलना इंदिरा गांधी महान थी, ये थी वो थी, ऐसे तो कई मुलझेंगे सड़क पे बोलने वाले। कैसे थी वो ये है, दिस इज पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो 31(1)(2) में अमाउंट लिखवा दिया। कंपेंसेशन का मतलब कहीं ना कहीं ये होता था पहले, अगर मान लो ये हमारे पास कोई लगा लो, मेघा लगा लो, मेघा की 4000 एकड़ जमीन है। अब गवर्नमेंट के उसमें आगे 4000 एकड़, तो 4000 एकड़ जमीन के जितने पैसे हैं उतने पैसे मेघा को पूरे दिए जाएंगे। ये कंपेंसेशन था।
इंदिरा गांधी ने कहा ना ना कंपनसेशन हटा दो, अमाउंट लिख दो, और वहाँ अमाउंट लिखवा दिया, अमेंडमेंट करवा दिया, लोकसभा राज्यसभा पास उस करके अच्छी तरह से लिखवा दिया। अब जब इंदिरा गांधी ने इसको देखा तो चलो दूसरी तरफ और नज़र डाल देते हैं। उस तरफ 31A और B में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था। 31A और B में भी ये लिखा था कि गवर्नमेंट को एक प्रॉपर लॉ बनाना चाहिए और जिस भी ज़मीन पे हो उसको लेने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से लिया जाए। एक फॉर्मेट से लिया जाए का मतलब क्या है, पहले अगर ये ज़मीन है तो उसके लिए पहले पूरा कानून होना चाहिए और उसके बाद इसमें कंपनसेशन वार्ड नहीं था, पर ये सारी जो बात है कि एक रूल के अकॉर्डिंग लिया जाना चाहिए और ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। नेहरू ने ये इसलिए लिखवाया था क्योंकि लैंड को बचाना था, ज़मीन को। तो ज़मीन को बचाने के लिए जिसकी ज़मीन होगी गवर्नमेंट को अगर कभी लगेगा तो गवर्नमेंट उसके लिए रूल और रूल के अकॉर्डिंग सिस्टम के थ्रू चल के फिर करेगी। और इसी में ही क्या हो गया, इंदिरा गांधी ने ऐड करवा दिया 31C। अब ये इंदिरा गांधी का है। इंदिरा गांधी ने 31C में लिखा कि 39A 39B ये 14 और 14 19 और 31 से मोर देन है। ये लिख के गेम खत्म। अब इसको हमें समझना है ये क्या क्या लिखा है और इसका क्या लिंक है बैंक नेशनलाइजेशन से। अब देखो अच्छी तरह से गेम समझो। 39A 39B, पहले तो इन्हें समझो 39 है क्या। 39 तुम सबको पता ही होगा किस किस के बीच में आता है, 36 से लेके 51, ऐसे आना तो 1 से 50 के बीच में। 36 से 51 को क्या कहते हैं, DPSP। वेरी गुड, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में मुझे नहीं पता, देख लेना एक बार, पता चल जाएगा तुम्हें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये बात लिखी है, इसको दो चीज लगाते हैं DPSP में। पहली बात क्या लगी होती है DPSP में कि ये नॉन इन्फोर्सेबल है। नॉन इन्फोर्सेबल का मतलब कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग नॉन जस्टिसेबल, इसके ऊपर इंसाफ नहीं मिलेगा। इसमें से बातें लिखी गई है, क्या क्या बातें लिखी गई है इसमें। जब इसे वेलफेयर भी कहते हैं, जैसे हमने UPSC का पेपर दिया था, हम पे एक क्वेश्चन यही आया था DPSP का। मेरा दिमाग पता नहीं उस समय कहाँ चला गया था, पर वो होता है कई बार, उड़ जाता है दिमाग, ज़्यादा तेज में स्पीड में करने में निकल के, नहीं तो हो ही जाता। वेलफेयर भी इसी को कहते हैं, वेलफेयर यानी भलाई के लिए। इसे एक और नाम से भी जानते हैं, सोशल डेकोरम मेंटेन करने के लिए। समाज में एक तरफ सारा पैसा इकट्ठा ना हो, सारा पैसा एक के पास ना हो, इसका ध्यान रखने के लिए आर्टिकल नंबर 39 इसके अंदर है। आर्टिकल 39 कई तरह के वादे करती है। पहला वादा ये करती है, अगर कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा किसी के पास हो जाए तो गवर्नमेंट ध्यान रखेगी उसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि गरीबों के हक में कुछ जाए। गरीबों को भी तो मिलना चाहिए। ऐसे एक ही पैसे कमाए जा रहे हो सब खत्म है, ऐसा नहीं। इसके लिए तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा, बहुत सारा टैक्स भरवा लेगी गवर्नमेंट। पहली बात तो ये। सेकंड, अगर कहीं पे भी लग रहा हो कि एक्सट्रीम कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा हो तो गवर्नमेंट पूरा एक्सपैंड कर देती है, यानी पूरे उसको जो भी एक जगह चोटी बनी है सीधा मारा खत्म, और थोड़ा सा उसे दे देगी, सही है जा, और बाकी सब में बटेगा। ये लिखा हुआ ऐसी ऐसी महान बातें वेलफेयर से रिगार्डिंग आर्टिकल नंबर 39 में A में और 39B में लिखा हुआ है। इंदिरा गांधी ने ठीक ये ऐड करवा दिया 31C में। इसने ये कह दिया कि वेलफेयर यानी गवर्नमेंट की भलाई के लिए, सरकार की भलाई के लिए और लोगों की भलाई के लिए, मेन तो लोगों की भलाई के लिए। और लोग में कौन से हैं, गरीब लोगों की भलाई के लिए गवर्नमेंट का जब कभी भी मन हो गवर्नमेंट उस पैसे को एक्सपेंड कर सकती है। यानी पूंजीवाद, यानी जो कैपिटलिस्ट है या एलिट क्लास है, मोटे मोटे जो लोग हैं उनके पास मोटी मोटी जो ज़मीन है, खुद की कमाई नहीं, दादा वादा ऐसे है, वो ज़मीन को लेके और उस ज़मीन को लेके और जितना पैसा होगा उसमें से थोड़ा सा उसे दे देगी, जो इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसे दे देगी। इसमें लिखा हुआ है 31(1) में लिखा हुआ है कंपनसेशन, पहले इसे हटा दिया। देखो कैसे जुड़ेंगे। यहाँ ये कह रखा है कि जितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा गवर्नमेंट सारे पैसे को सीज कर लेगी या फिर लैंड को एक्वायर करेगी। जितना पैसा होगा उसमें से जो अमाउंट बनता है उसका, कंपनसेशन नहीं, जो अमाउंट बनता है वो अमाउंट वो उसे दे देगी, और जो बाकी पैसा बचा है वो 39A 39B में लगा देगी। क्या इसका मतलब क्या है, वेलफेयर के लिए। ऐसे टाइम पे अगर कोई आर्टिकल 14, 19 और आर्टिकल 31 इसी आर्टिकल से इसी आर्टिकल को मारने की कोशिश करता है तो वो वहीं पे नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये मैंने इसमें लिखवा दिया है। आर्टिकल 14 क्या कहती है, आर्टिकल 14 कहती है इक्वालिटी का, बराबर का हक। आर्टिकल 19 क्या है, फंडामेंटल राइट्स। और आर्टिकल 31 ये खुद ही है,
इसी आर्टिकल से तुम इसी आर्टिकल को नहीं पीछे हटा सकते। अब मान लो एक केस लेते हैं, सीमा की ज़मीन है बहुत सारी भाई, 500 एकड़ मान लो। इस ज़मीन के रिगार्डिंग क्या हुआ, इस ज़मीन पे गवर्नमेंट की नज़र घूमगी, गवर्नमेंट को चाहिए वो ज़मीन, और गवर्नमेंट ने ठीक वो ज़मीन ले ली। अब सीमा कहीं मूव नहीं कर सकती, क्यों? पहला रीज़न, गवर्नमेंट ने उस ज़मीन को लिया और इसके हिसाब से गवर्नमेंट ने 31(2) के हिसाब से इसे मुआवजा दे दिया, अमाउंट दिया है, कंपनसेशन नहीं, ठीक है, वो अपने हिसाब से दे देगी गवर्नमेंट को जो लगेगा, अच्छा खासा रेट देती है, ऐसा नहीं कि पूरा ही हो। और उसके बाद अगर सीमा को ऐसा लगा कि नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है भाई, बराबरी का हक नहीं हुआ, गोलकनाथ केस में इतना मिला था, उस केस में इतना मिला, मेरे को बराबर का हक है, आर्टिकल 14 जैसे लगाने जाएगी तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 ये लगा ही नहीं पाएगी। ये क्यों नहीं लगा पाएगी? आर्टिकल 14 मैंने अभी बताया था इक्वालिटी नहीं चलेगी, इंदिरा गांधी ने पहले लिखवा दिया। 31 के सब क्लॉज सी में के 39A और 39B के लिए ये स्टेट कर रही है और कंट्री, यानी तुम सबको गरीबों को एक तरह से लेवल पे लाने के लिए, भलाई के लिए 39A 39B है, तो इसमें 14 नहीं चल सकता। फंडामेंटल राइट्स का 19F भी नहीं लगेगा और साथ ही साथ 31 यानी यही नहीं लगा सकती कि मुझे इतना अमाउंट दो, उसको इतना अमाउंट दिया था मुझे इतना अमाउंट दो। इस तरह से करके सारा गेम खारिज, सब खत्म, ठीक है। अब ये इंदिरा गांधी ने पूरा लिखवा दिया, लिखवाया, अमेंड करवाया, लोकसभा ने पास किया। अरे ऐसा नहीं है, ऐसे तो आज ही देखो, आज ही न्यूज़ में क्या है, लाल किले के नीचे की ज़मीन निकल गई किसी की, देखा न्यूज़ में। अब पूरा लाल किला दे दो, पटौदी की ज़मीन लगती है तुम्हारे नीचे, ये सैफ अली खान का है, घर खाली करो, चलो निकलो, सैफ अली खान को दे दो। ये नहीं लगती सैफ अली खान, अरे पटौदी रजवाड़ा है, ये पूरा एरिया है, वो तो मेरे को पता है, लेकिन ये हिस्सा नहीं लगता, उस साइड का रेवाड़ी लगता है, हाँ खाली करवा दो। बेवकूफ़ वाली बातें हैं यार ये, बिल्कुल ठीक है, ये समझ रहे हो ना तुम। ऐसे तो कभी भी किसी की ज़मीन कहीं भी आ सकती है। अभी आज के ही न्यूज़ में, घर जाना न्यूज़ को खोल के देखना, मतलब सही रीड करना, उसमें लाल किले की ज़मीन आई है किसी की, पूरी लाल किले, वो दे दे उससे, अब नहीं दे जरूर, वैसे तो हो लिया, फिर तो दे तो रहे हैं 31(2) में अमाउंट दे रही है गवर्नमेंट, तो फिर हमारी, अरे तो पढ़ो तो सही, इंडिया कैसा कंट्री है, सोशलिस्ट सेक्युलर, तो पहले प्रीएम्बल पढ़ के देखो, अच्छी तरह नॉलेज लो, ऐसा थोड़ी कुछ भी दे देगी। कैपिटलिस्ट नहीं है, मिक्स इकोनॉमी है इंडिया, सबको देख के चलना पड़ता है। इंडिया को तुम्हें क्या लगता है ये सब चलाते हैं? इंडिया में 60% जो गरीब है उनको देख के चलना है। इंडिया में जितने भी स्कीम आते हैं अमीरों के लिए नहीं होते, वो स्कीम गरीबों के लिए होते हैं। जनधन योजना अमीर अकाउंट नहीं खुलवा रहा। अब आओ मेन बात पे, जो मेन हमारा गेम है। मेन गेम क्या है? 1970 से पहले किसी का अकाउंट में अगर मान ले, जो अकाउंट खोलते हैं ना, उसमें बैंक में हर किसी के वो नहीं होते थे। जो अमीर होगा ना उसका अकाउंट होगा बैंक में। अगर किसी का अकाउंट हो बैंक में, अरे वाह उसका बैंक में अकाउंट है, खुश हो जाते थे, यानी वो अमीर है। गरीब अपने पैसे कहाँ रखते थे? मटके में रख लिया, इधर रख लिया, उधर रख लिया। सुना होगा दादा दादी ऐसे कुछ रखते होंगे, क्योंकि उनका अकाउंट नहीं था। अकाउंट सिर्फ कैपिटलिस्ट सेक्टर लीड करेगी। कैपिटलिस्ट सेक्टर क्या है? जो मोटी फर्म है, ठीक है। उनके इंदिरा गांधी का पहले से ये गेम था कि मुझे बैंक को नेशनलाइज करवाना है, और बैंक को जैसे मैं नेशनलाइज करवाऊंगी ये केस सीधा चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जैसी बात होगी, मैंने पहले से अमेंडमेंट करवा रखा, सब गेम सेट। जैसे इसमें करा था, पहले ग्राउंड रखा फिर केस पहुंचाया, और जब अमेंडमेंट हो रहा था किसी को पता नहीं था क्या करेगी ये, और सीधा अपना दोबारा से एक मस्त गेम निकाल लिया कार्ड कि अब बैंक होगा नेशनलाइज, यानी गरीबों के भी अकाउंट होंगे। जैसे जनधन योजना हो गया, जिसके पास 1 रुपये भी है वो भी अकाउंट खुलवा सकता है। पर ऐसा 1970 से पहले का सपना नहीं था। उस समय अकाउंट खुलवाने के लिए HDFC वाला हाल था, 10,000 इस तरह में समझ रहे हो ना, इतने पैसे होने चाहिए तब तुम्हारा अकाउंट होगा, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो इंदिरा गांधी ने बैंक को नेशनलाइज करवाने का अब पूरा एजेंडा सेट कर दिया, और मेन उसमें जाके डाल दिया अब बैंक होगा नेशनलाइज। जब सुप्रीम कोर्ट ने गई, सुप्रीम कोर्ट ने देखा, तब उसने देखा कि ठीक है। और इंदिरा गांधी ने क्या बात रखी कि 39A 39B जो कि ये कहती है कि वेलफेयर एबव है, किससे? आर्टिकल 14 से, और आर्टिकल नंबर 19 से, और आर्टिकल नंबर 31 से, खुद से ही। तो यानी ये बहुत ऊपर, वेलफेयर के लिए हमें गरीबों को भी ये देना पड़ेगा। और प्राइवेट जो उस तरफ से पार्टनर्स है, जो भी प्राइवेट मेंबर्स आए, उन्होंने कहने लगे नहीं 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 ऐसा कैसे हो सकता है, इक्वालिटी का लगा दिया उन्होंने, हमारे तो वो छिन जाएगा। पर इंदिरा गांधी ने हैंडल कर लिया 39A 39B, जो कि इसने प्रूव कर दिया था मोर देन आर्टिकल 14, 19 और 31, और 31(2) में अमाउंट की उसके थ्रू पूरा गेम सेट कर दिया, और इस तरह से बैंक हुआ नेशनलाइज।